हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। और आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो देखो, हम कर रहे हैं क्या, एमपीपीएससी एफएसओ पेपर फर्स्ट के लिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व, ठीक है। और ना केवल ये एमपीपीएससी एफएसओ के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि सारे एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ओके, सबसे पहले ये क्लियर करो। फिर अभी हमने कब क्या क्या पढ़ लिया है वो हमें देखना है। हमने कितने क्वेश्चन पेपर कर लिए हैं? 12, है ना। ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ऑलरेडी आपको ये जो है हमारी यूट्यूब पे मिल जाएंगे। आज हम जो करने वाले हैं वो कौन सा है, इंजीनियर सर्विस एग्ज़ाम 2022, ठीक है। अब हम इसको करेंगे। उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप पहली बार इसको देख रहे हैं। सेकंड, यदि आपको लेटेस्ट अपडेट इससे कोई रिलेटेड या फिर पीडीएफ यदि इसको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। ओके, इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। ओके, अब हम करते हैं हमारा पेपर स्टार्ट। ये 13 पेपर है और पेज नंबर है 158। चलिए चलते हैं हम सीधा 158 पे। ओके, ये आ गया हम अपने पेपर पे जो आज हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। एसएसई 2022 का है, सिविल इंजीनियरिंग का पेपर है, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन, मित्र से तुरंत रियल टाइम संचार के लिए किसका यूज़ किया जाता है? दैट मीन्स फ्रेंड से जब हम इंस्टेंट मतलब कि बात करनी हो, है ना, रियल टाइम में, कि जैसे हमने कॉल किया और तभी उसने रिटर्न मतलब उठाया और रियल टाइम पे जो है उससे हम बात कर रहे हैं, तो वही बोल रहा है वो कि किसी फ्रेंड से तुरंत मतलब रियल टाइम के लिए किसका यूज़ किया जाता है। अब ऑप्शन देखो, ईमेल में तो ऐसा रहता है कि हमने मेल कर दिया, रिस्पॉन्स हमें आज मिल रहा है, कल मिल रहा है या मिल ही नहीं रहा, ठीक है, तो ये रियल टाइम नहीं है। आईआरसी है। फिर यूज़र नेट, ये तो कहीं से नहीं है। इंस्टेंट मैसेजिंग सबसे उपयुक्त जो है इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। मतलब हमने जैसे ही उसको मैसेज किया वो फिर रिटर्न जो है ऑनलाइन होके हमें टेक्स्ट कर रहा है। इसके साथ साथ कॉलिंग भी इसमें आ जाएगी जो कि रियल है, वीडियो कॉलिंग भी आ जाएगी, ठीक है, जो कि रियल टाइम पर, लेकिन अभी इसमें ऑप्शन में नहीं है। अब हम देखेंगे क्या लिखा है। ई कॉमर्स एक्टिविटी नहीं है, तो कौन सी नहीं है? पहली बात है इसमें नहीं है पूछा है, तो कौन कौन सी हैं? ये सब तीनों तो हैं, है ना, हमने पढ़ भी ली हैं। B2B भी पढ़ी है, C2B भी पढ़ी है, B2A भी पढ़ी है। सारे एग्जाम्पल हमारे MCQ में आए हुए हैं, तो ये तो नहीं है। तो इसमें लिखा है उपयुक्त में से कोई नहीं, दैट मीन्स इसका आंसर ये इनमें से नहीं है कोई भी, ठीक है। ओके, अब हम देखेंगे। हाँ, तो ये जो लिखा है थर्ड में, ट्यूरिंग टेस्ट से सहभागियों की संख्या कितनी होती है। देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्यूरिंग टेस्ट हम अक्सर पढ़ते हैं, बट हम ये नहीं पढ़ते कि इसमें लोगों की जो पार्टिसिपेशन है उसकी नंबर्स क्या हैं एक्चुअल में। तो ये ट्यूरिंग टेस्ट में सहभागियों की संख्या कितनी होती है? 3। ये हमें ध्यान में रख के चलना है ना। इस बार कंप्यूटर्स में लॉजिक के जो है सारे क्वेश्चन जो है इस पेपर में लॉजिक से उठाए गए हैं। मतलब जैसे फजी लॉजिक का जो है बहुल सफलता उपयोग किस में है, तो ये उपयुक्त समय, मतलब कि वॉशिंग मशीन में भी फजी लॉजिक यूज़ होता है, एयर कंडीशनर में भी होता है, डिश वॉशर में होता है, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको रिपीट हो सकते हैं। तो यदि इन MCQ में से यदि आप 100 क्वेश्चन लगा रहे हो, दैट मीन्स 50 क्वेश्चन लगा रहे हो, और जिसमें से आपको मान लो 10 में नहीं आ रहे, आप साफ साफ उसको लिख लो, है ना। बहुत कंडीशन है कि रिपीट हो सकते हैं ये, और ख़ास करके कंप्यूटर के क्वेश्चन लिख लो, क्योंकि अभी क्या है, मशीन लर्निंग IoT जैसे जो सिलेबस है हमारा थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो उसको आप लिख लो। देखो 5 क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस प्रतीक और नियम का यूज़ FPL में किया जाता है? तो ये जो है प्रेडिकेट में भी यूज़ होता है और लॉजिक क्वांटिफायर्स में भी यूज़ होता है, मतलब दोनों में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। ये देखो लॉजिक से यूज़ है ना। जितने भी क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हमने देख लिए, सारे के सारे लॉजिक से आए हैं इस बार कंप्यूटर से, ठीक है। तो हमें ये ध्यान में रख के चलना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि जो हम पे नहीं बनते, बट उसको अपन लिख भी तो सकते हैं, हो सकता है वो रिपीट हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में संचार जो है इसमें उपयोगी गाइडेड मीडिया का उदाहरण क्या है? सबसे पहले ये सुनो कि गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया क्या कहलाता है। मतलब जब हम संचार किसी बायर से करते हैं, बायर के थ्रू करते हैं,
जैसे हमने कोई जो है लाइट का कनेक्शन किया लेकिन वायर के थ्रू करते हैं तो वो क्या कहलाती है, गाइडेड मीडिया। दैट मीन्स हम कनेक्ट है किसी वायर के थ्रू, है ना। और अनगाइडेड मीडिया क्या होती है, जो वेव्स या फिर तरंगों के माध्यम से, है ना, इंफ्रारेड माध्यम से जो है कनेक्ट रहती है, मतलब वो उसमें वायर यूज़ नहीं होते, तो वो कहलाती है अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, अब जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे तो इसमें लिखा है यूएसबी तरंग। तरंग मतलब बेस, है ना। तो इसमें क्या है, यूज़ नहीं होंगी ये चीज़ें, इसमें वायर का यूज़ नहीं होता, वायरलेस होती हैं ये। रेडियो तरंग, है ना, इसमें भी नहीं होगा। इंफ्रारेड, ये भी तरंग ही होती है एक प्रकार से। तो फाइबर ऑप्टिकल केबल, इसमें लिखा ही है केबल, है ना। तो ये साफ साफ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत सरकार के द्वारा जो NMECIT जो परियोजना किस विभाग के द्वारा स्टार्ट की गई है, शिक्षण विभाग के द्वारा। ठीक है, थोड़े से कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो ट्रिकी रहते हैं और हम पे नहीं बनते, तो उसको आप नोट डाउन कर लो कि जो हमसे नहीं बन रहे हैं वो ये है। निम्न में से कौन सा जो बस है कंप्यूटर उपयोगकर्ता को प्लग एंड प्ले ऑपरेशन का साधन देते हैं। देखो, कंप्यूटर के लिए आप क्या करो, या तो परीक्षा धाम ही खरीद लो, या एक और रहती है परीक्षा मंथन, उसमें टोटली तो नहीं दिया रहता, जैसे E-गवर्नेंस के कुछ जो है नहीं दिए हैं। ठीक है, और IUT वगैरह तो ज़्यादा दिया नहीं है, तो मैंने वो ऑलरेडी आपको समझा रखा है, तो आपको उसकी ज़रूरत भी पड़ेगी नहीं। लेकिन इसमें क्या है, जैसे उसमें ये समझाया गया प्लग एंड प्ले मतलब क्या होता है कि जैसे ही हमने कंप्यूटर में उसको अटैच किया या फिर लैपटॉप, हमारे पास लैपटॉप है, तो यहाँ पे क्या रहता है, पोर्ट बने होते हैं। ठीक है, जो एक्सटर्नल चीज़ों को जोड़ते हैं। अब जैसे USB हो गई, हमने कुछ फाइल रखी है, कुछ डेटा रखा है, तो जैसे ही हमने उसको जोड़ा वही हम उसको यूज़ कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, प्लग एंड प्ले, है ना। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, 9 क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर और मानव के समकक्ष सोचने के लिए काबिल है कि नहीं। देखो, AI का जब हम परीक्षण करते हैं तो वो टेस्ट क्या कहलाता है, इसको हमने 1000 बार पढ़ लिया है, तो ये क्या है, ट्यूरिंग टेस्ट। अब अभी जो हमने क्वेश्चन एक देखा था कि ट्यूरिंग टेस्ट में कितने सहभागी पार्टिसिपेट करते हैं, तो कितने करते हैं, 3, है ना। ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखना है। ओके, एनालॉग सिग्नल जो है डिजिटल सिग्नल में रूपांतरित करने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो ये पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहलाता है ना। ये मॉडेम पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहलाता है। मॉड्यूलेटर क्या करता है, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करता है, तो ये मॉड्यूलेटर का ही एक काम है। ठीक है, ओके, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में तंतुवाय श्रेणी, एक प्रकार की व्यावसायिक श्रेणी बोल सकते हैं, है ना, का विवरण मिलता है। देखो, ये मध्य प्रदेश का भी क्वेश्चन है और ओवरऑल भारत से संबंधित इतिहास का भी क्वेश्चन है ना। जब हम गुप्त वंश पढ़ते हैं, है ना, गुप्त वंश पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या आता है, चंद्रगुप्त प्रथम, फिर समुद्रगुप्त आते हैं, फिर जो हमारे चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य रहते हैं। इसके बाद आते हैं कौन, कुमारगुप्त। ठीक है, तो कुमारगुप्त क्या है, कुमारगुप्त का जो है मंदसौर में राज्य का अपना शासन मतलब था, अधिपत्य वो थे उस समय। कौन थे, मंदसौर में कौन थे, तो हम 10पुर में पढ़ते हैं कि सॉरी 10पुर में जब हम पढ़ते हैं कि ओलिकर वंश जो है उसका शासन था। ठीक है, तो ओलिकर वंश के बारे में हमने बहुत बार पढ़ लिया है। ओलिकर वंश जो है अधिपत्य जो है, ये जो है अपने ऊपर इनका शासन मानते थे, मतलब हाँ, इनकी राजाज्ञा मानते थे। ठीक है, तो कुमारगुप्त ने एक जो है मंदसौर अभिलेख वहाँ पे खुदवाया था। उसके जो वास्तुकार हैं वो कौन से, वत्स भट्टी। ठीक है, ये चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है। एक और है जिनका मंदसौर अभिलेख है, यशोधर्मन। ठीक है, तो उनके जो वास्तुकार है वो रहते हैं बाशुल। ये चीज़ें बहुत अच्छे से पॉइंट आउट करनी है। हम क्या रहता है कि अभी तो हमने नॉर्मली देख लिया, लेकिन जब एग्ज़ाम में आता है तब हमें बहुत अच्छे से समझ में आता है कि यार इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए था, क्योंकि हमने बस उसको पढ़ के और निकाल दिया। ठीक है, तो इसके वास्तुकार अभिलेख के कौन होते हैं, वत्स भट्टी, और जो यशोधर्मन है उसके वास्तुकार कौन रहते हैं, बासुल। ठीक है, ये चीज़ PSC ऑलरेडी पूछ चुका है, आपको ध्यान में रखना है ये चीज़। ठीक है, इसमें तंतुवार श्रेणी के बारे में है और ये सूर्य मंदिर बनवाते हैं सबसे पहले। दूसरा, इसमें क्या रहता है, ये पहला ऐसा वैज्ञानिक अभिलेख है जिसमें मतलब कि जो बोल सकते हैं एडवर्टाइजमेंट जो है अभिलेख है, मतलब उसमें किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट मिलता है।
जैसे अभी हम वर्तमान में बहुत सारे जो रहते हैं फ्रेम वगैरह लगे रहते हैं कि हाँ ये चीज़ें होने वाली हैं। एजुकेशन से रिलेटेड भी हम देखते हैं कहीं कहीं बैनर लगे रहते हैं, उसी टाइप का जो है मंदसौर अभिलेख एक एग्जाम्पल था उस टाइम पे। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको समझाने में सफल रही होंगी, आई होप। ठीक है, 12 क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन नाम जो है मैकल में निम्न में से किस क्षेत्र का बोध होता है? देखो, सबसे पहले हम एक रफली डायग्राम बनाएंगे। हाँ देखो, ये हमने ये हमारा डायग्राम है। ठीक है, ऐसे ही है बट ठीक है। तो अभी हमें इसमें क्या देखना है, मैकल देखना है। पहले सतपुड़ा देखो, सतपुड़ा के 3 भाग हैं, है ना, BNST। हम एक ट्रिक बनाई थी। पहले क्या है, विंध्याचल यहाँ पे है, फिर क्या है, नर्मदा नदी बीच से निकलेगी, फिर सतपुड़ा, 3rd नंबर पे सतपुड़ा है। सतपुड़ा ऐसे मतलब ये राजस्थान में भी विस्तारित है, लेकिन ये 3 श्रेणियों में हमारे मध्य प्रदेश में विस्तारित है। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसा हम कर में कर देंगे। हाँ, अब हम क्या देखेंगे, इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है जिनका अलग अलग नाम है। इसका नाम है राजपीपला। ठीक है, राजपीपला। इसका नाम है महादेव पर्वत श्रेणी। इसी में पचमढ़ी, इसी में धूपगढ़ जो है अवस्थित है। ठीक है, इसमें जब हम देखेंगे ये है मैकल श्रेणी। यदि आपने मध्य प्रदेश का मैप पढ़ा होगा और आपको जिलों की थोड़ी सी समझ होगी कि कौन कहाँ अवस्थित है, तो आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। अब इसमें पूछा है कि जो मैकल है उस किस क्षेत्र का बोध होता है? क्या मालवा का होता है? बिल्कुल नहीं। बुंदेलखंड का होता है? बिल्कुल नहीं। हम विंध्याचल श्रेणी नहीं पढ़ रहे जो बुंदेलखंड लेके आएंगे? बिल्कुल नहीं। उज्जैन की अवस्थिति यहाँ पे है, कहाँ से वहाँ आ जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो पहला जो आंसर है वो सही हो जाएगा। अमरकंटक जो है, अनूपपुर अमरकंटक जो है यहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका। फिर देखो नेक्स्ट को देखेंगे, किस चंदेल शासक ने प्रयाग के संगम में समाधि ली थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। पहली बात तो हम जब पढ़ते हैं कि खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे, तो विद्याधर आते हैं। ठीक है, और फिर जो महमूद गजनवी के साथ किसने युद्ध किया था, तो विद्याधर आते हैं। ठीक है, बट जैसे लक्ष्मण मंदिर जो है यशोधर्मन ने बनवाया था, कलचुरियों के साथ इनका थोड़ा सा जो है युद्ध हुआ था, इनके बारे में भी हम पढ़ते हैं। हर्ष पढ़ते हैं तो फिर मंदिर आ जाते हैं इसमें। ठीक है, ये अब जो धंगदेव है इनमें क्या इम्पोर्टेंट है, ये जो है खजुराहो के मंदिर का जो है नींव डालते हैं। ठीक है, मंदिर की स्टार्टिंग ये करते हैं, देन जो है विद्याधर इसको कंप्लीट कराते हैं पहला। और पूछा क्या है, प्रयाग के संगम में ये जल समाधि ले लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही राजाओं ने जल समाधि ली है जिसमें से ये भी इम्पॉर्टेंट है। हाँ, तो ये डिलीट क्वेश्चन है, इसको पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। देखो 15 क्वेश्चन हम देखेंगे कि उस यूनानी राजदूत का नाम बताइए जिसने बीसनगर, अब बीसनगर का हमने पढ़ा था कि बीसनगर ये पुराना नाम है जिसका वर्तमान में क्या नाम है, विदिशा। ठीक है, उसमें गरुड़ स्तंभ की प्रतिष्ठा की। गरुड़ स्तंभ दैट मीन्स उसने वसुदेव जो है या फिर विष्णु अवतार उसको जो है उसने एक्सेप्ट करा। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, इसमें क्या है, मतलब इसका तात्पर्य है कि उसने वैष्णव धर्म जो है उसने एक्सेप्ट करा। ठीक है, अब ये हेलियोडोरस जो अभिलेख है, तो ये कब कब स्थापित हुआ था, किसने भेजा था, कौन था वो, है ना। तो हेलियोडोरस जो है इसको तक्षशिला के राजा द्वारा भेजा गया था। किसके दरबार में, जो शुंग वंश के 9वें शासक हम पढ़ते हैं, शुंग वंश के 9वें शासक जो हैं वो भागदूत हैं। ठीक है, भागदूत या भागमित्र जिनका नाम है, उन्हीं के शासनकाल में ये आया था हेलियोडोरस, और इसने यहाँ पे आके वैष्णव धर्म एक्सेप्ट कर लिया था और बीसनगर में गरुड़ स्तंभ जो है प्रतिष्ठा स्थापित की थी और अपना नाम भी वासुदेव चेंज कर लिया था। ठीक है, इससे समझ में आता है कि उसने वैष्णव धर्म को अपना लिया था। ठीक है, विद्युसाल जो भंजिका है उसके लेखक कौन है, राजशेखर। अब ये राजशेखर कौन थे, है ना, इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। पहले तो ये देखनी है, कर्पूर मंजरी, बाल भारत, बाल रामायण, है ना, हरविलास, बहुत सारी। और कर्पूर मंजरी जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन्हीं ने जो है युवराज को शायद
उज्जैनी भुजंग बोला था, ठीक है, उज्जैनी भुजंग बोला था युवराज को। ये चीज़ हमने पढ़ ली है। और ये कौन से थे? कलचुरी। 3 से 4 क्वेश्चन इसके आते हैं। पहला तो रचनाओं से आता है, जो कि हमने यहाँ पे देख लिया, विद्युसाल भंजिका के लेखक कौन है? राजशेखर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जब हम प्रतिहार वंश पढ़ते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है, शासक कौन रहते हैं? महेंद्र और महिपाल। महेंद्र और महिपाल। साथ में इन्हीं के समानांतर कौन रहते हैं? कलचुरी। जो पहले तो इनके आधिपत्य में रहते हैं कलचुरी, लेकिन जब जैसे ही इनकी शक्ति हीन होने लगती है तो ये अपने आप को स्वतंत्र कर देते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले राजशेखर जो है कवि महेंद्र पाल के राज दरबार में थे। ये भी क्वेश्चन आए कि सबसे पहले कहाँ थे या फिर किसके दरबार में थे। तो यदि महेंद्र और महिपाल साथ में आएगा तो पहले महेंद्र लगाना है, क्योंकि पहले तो इन्हीं के थे ना। तो महेंद्र के भी थे और महिपाल के भी राजगुरु थे, और इन्होंने बहुत सारी उपाधियाँ भी इन लोगों को दी, और ये जो है लेखक थे। लेकिन जब इनकी शक्ति छीड़ होने लगी और इनके दरबार में जो है आक्रमण होने लगे, तो ये राजशेखर जो है कलचुरियों के वंश में चले जाते हैं। उस समय में कौन शासन कर रहा होता है? युवराज प्रथम, ठीक है। यही मैं आपको बताना चाह रही थी, जो कि इम्पोर्टेंट है इनके बारे में। और युवराज प्रथम को उज्जैनी भुजंग जैसी उपाधि वो देते हैं। महेंद्र और महिपाल की ज़्यादा हम क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि इतनी सारी उपाधियाँ हैं जो कि बहुत होचपोच होती हैं, क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता, ठीक है। अब हम देखेंगे 17 क्वेश्चन। राम रसायन के लेखक कौन है? पद्माकर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, अभी भी रिपीट होता है, ठीक है ये। ओके, हाँ, बघेली को उत्तर प्रदेश के किस बोली के निकट माना जाता है? तो अवधी भाषा के, ठीक है। अवधपुरी अवधी भाषा के जो है करीब माना जाता है। ये बोलियों से संबंधित क्वेश्चन है। बुंदेलखंड में लोक देवता के रूप में मनाया जाते हैं तो लाला हरदौल। छत्तीसगढ़, जब हम बुंदेला वंश पढ़ते हैं तो उसमें लाला हरदौल या हरदौल की मृति भी मानी जाती है ना। इनको बहुत पूजा जाता है और इनके गीत जो हैं गाए जाते हैं। लाला हरदौल, कहीं भी कुछ शादी या फंक्शन होता है तो सबसे पहले इनको इनवाइट किया जाता है वहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो, खजुराहो मंदिर समूह के निर्माता कौन थे? तो चंदेल थे, जिसमें से धंग और विद्याधर को माना जाता है, ठीक है। लेकिन हम देखेंगे क्या, सबसे पहले क्वेश्चन यदि दोनों आएंगे तो विद्याधर को आपको प्रिविलेज देनी है, क्योंकि अधिक विस्तार या पूर्ण रूप से उसने कंप्लीट कराया था। तो इसमें क्या आ जाएगा? विद्याधर द्वारा निर्माण किया गया था। उसकी अवधि भी हमने 2 MCQ में देख ली है, तो 950 से 1050 के बीच में इसकी अवधि है। इसको भी नोट डाउन करना है, ठीक है। धंगगंड हम देखते हैं। अब देखो, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में सघनतम वन पाए जाते हैं? इसको हमें कैसे करना है? ये लिखा है दोबारा, नरसिंहपुर हवेली। इसको हम समझेंगे मैप के थ्रू। हर क्वेश्चन में मैप आता है, ये रफली डायग्राम मान लो, समझ लो, ठीक है। अब उसने पूछा है कि सघनतम वन, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी स्थान जो है इसमें वर्षा अधिक मात्रा में होती है। पहली बात तो उनको बंगाल की खाड़ी से भी वर्षा की बहुत अच्छी मात्रा यहाँ पे प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ पर आते आते उसका जल की मात्रा कम हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे दक्षिण पूर्व भी जो है, यहाँ पे सतपुड़ा जो है समानांतर रहता है, तो यहाँ पे ज़्यादा जो है बारिश नहीं हो पाती। बट थोड़ा और आगे चलते हैं तो यहाँ से भी थोड़ी बारिश की मात्रा प्राप्त होती है। अब इतना तो समझ में आ गया कि दक्षिण पूर्वी जो है हमारा स्थान, उसमें 150 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है, और जब हम पचमढ़ी पढ़ते हैं तो वहाँ तो 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। आप ये नोटिस करो कि जहाँ वर्षा अधिक होगी तो वहीं पे जो है वृक्षों की अधिकता सघनता पाई जाएगी, ठीक है। अब देखो, ग्वालियर के क्षेत्र में हमने पढ़ा है बेंट, सबसे कम बारिश भी वहीं पे होती है, तो यहाँ पे कहाँ से सघनतम वन हो जाएंगे? नरसिंहपुर में हो जाएंगे। लेकिन यदि यहाँ पे सतपुड़ा और मेकल श्रेणी लिखी है तो ये वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, नरसिंहपुर वाला, ये क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाएगा। यदि ये क्वेश्चन ना होता, यहाँ कहीं विंड होता, तो सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त आंसर होता ये फर्स्ट होता। बट यहाँ पे साफ साफ लिखा है सतपुड़ा की कौन सी श्रेणी? मैकल, जो कि इसी क्षेत्र में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन इसका ये राइट हो जाएगा, ठीक है। एक में तो लिखा ही उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 22। निम्नलिखित में से कौन
कौन सा कथन जो है मालवा के पठार की सही अवस्थिति को दर्शाता है? हर बार मेरे को मैप बनाना पड़ता है, कोई बात नहीं, समझाना तो है ही। ये देखो, अब इसमें हम छोटा बनाएंगे, बिल्कुल छोटा सा। ये बन गया। इसमें क्या बोला है? मालवा के पठार की सही अवस्थिति। तो पहले हम क्या देखेंगे, मालवा पठार एक्चुअली में है कहाँ पे? तो ये जो हमारा क्षेत्र है ये मालवा का पठार कहलाता है, ठीक है, ओके। अब इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन, ये जो है मध्य अधिकत्या के पश्चिमी भाग में है। क्या ये पश्चिमी भाग में है? तो हाँ, ये मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में ज़रूर है। क्या ये बेतवा और जोहिला की घाटी में स्थित है? तो बेतवा हम देखेंगे ये रायसेन से इस तरीके से निकलती है। जोहिला कहाँ से है? इधर से। तो क्या ये इसके मध्य है? बिल्कुल नहीं, ये इसके मध्य बिल्कुल स्थित नहीं है। फिर हम देखेंगे क्या, यह बुंदेलखंड अधिकत्या के पूर्व में स्थित है। अब हम सबसे पहले अवस्थिति देखेंगे बुंदेलखंड की। तो ये जो है बुंदेलखंड की अवस्थिति है। क्या यह बुंदेलखंड के पूर्व में स्थित है? तो बिल्कुल नहीं। अब हम देख लेते हैं, जब हमने ये दोनों ऑप्शन काट दिए हैं, इसमें सी है, ये भी गलत है, इसमें बी है तो ये भी गलत है, इसमें सी है, ये भी गलत। बचा कौन सा? पहला ही क्वेश्चन जो ऑप्शन है वही बचा है। लिखा क्या है पहले ऑप्शन में? डी नंबर में, यह नर्मदा के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। तो क्या ये गलत नहीं है? क्या ये सही नहीं है? तो ये बिल्कुल सही है। इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये। हमें चौथा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि हमने वैसे ही एलिमिनेट कर दिया बी और सी को, एक ही ऑप्शन बच जाता है फिर। 23 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश की जलवायु से संबंधित नहीं है या फिर असत्य है? सोचो, इसमें असत्य बोला है, सर्दियों में औसतन न्यूनतम तापमान 10 सेंटीग्रेड एवं औसतन तापमान 25 हो जाता है। क्या ये गलत है? नहीं। असत्य क्या है? औसत वार्षिक वर्षा 200 mm से कम होती है। नहीं, बिल्कुल गलत है ये क्वेश्चन। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा, उत्तर पश्चिमी उत्तर में कम वर्षा होती है। अभी हमने ये वाला क्वेश्चन लगाया है कि दक्षिण पूर्व में जो है वर्षा सर्वाधिक होती है, उत्तर पश्चिम में भाई होती ही नहीं है। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक तो उन्होंने ऐसे ही काट दिया। ये तो सही बात है, यही बस गलत है, तो जो आंसर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 24 का क्वेश्चन हम देखेंगे, जोहिला, सोहागपुर, पेंच, कानन, सिंगरौली। 2 शब्द पकड़ लो, यदि जोहिला पेंच बीच आपको नहीं आ रहा है तो 2 शब्द पकड़ो, सोहागपुर और सिंगरौली। क्या यहाँ पे तेल है? क्या यहाँ पे गैस है? क्या यहाँ पे लोहा? तो जी नहीं, यहाँ पे सर्वाधिक क्या है? कोयला। तो इसके 2 जो है ऑप्शन हम पकड़ लिए, उसी से आंसर आ रहा है, ठीक है। बहुत शोर हो रहा है बैकग्राउंड में, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। देखो, मैग्नीज जो अयस्क है उसकी प्रमुख पेटी किस जिलों में स्थित है? 2 जो जिले हैं उनको पकड़ो, पहले बालाघाट और छिंदवाड़ा, है ना। अब हम देखेंगे कहाँ कहाँ पे बालाघाट और छिंदवाड़ा साथ में है। यदि वो साथ में है तो वो आंसर हो जाएगा हमारा। ग्वालियर, खंडवा, भोपाल, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, सीधी कटनी। ये तो अरे भाई, उन्होंने इतने दूर दूर ऑप्शन दिए कि हम उसमें एलिमिनेट करने भी जाएंगे तो फट से हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या आंसर है? बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ। ओके, ये इंग्लिश मीडियम में। 26 का देखेंगे, आज थोड़ा लेक्चर ज़्यादा हो गया। निम्नलिखित में से कथनों का अध्ययन करें। देखो, समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे चल के कोई और भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो उसको एलिमिनेट तो कर पाओगे कम से कम, है ना। यह मध्य प्रदेश, और देखो एक्चुअल में इसमें क्या लिखा है, पूरा ही क्वेश्चन जो है अंदर ऑप्शन में दे दिया है। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की बहु उद्देशीय परियोजना है। किसी परियोजना के बारे में बात चल रही है जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ना। यही परियोजना के अंतर्गत बेतवा नदी, इसको पकड़ो, कौन सी नदी? बेतवा नदी अशोकनगर और ललितपुर की सीमा, ये ललितपुर कहाँ पे है? हमारी यूपी में बनाया गया है, ठीक है। अब इतने में ही आंसर निकाल के लेके आओ। हरसी परियोजना के बारे में हम पढ़ते हैं, ये सिंचाई परियोजना है एक प्रकार की, जो कि कहाँ पे अवस्थित है? ग्वालियर में। किस नदी पे स्थित है? अब पार्वती नदी पे पढ़ चुके हैं हम, याद करो। गांधी सागर परियोजना के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये मंदसौर में स्थित है। फिर दूसरा, 1960 में इसमें नहर, पहली नहर खोदी गई थी, अगर बनाई गई थी।
है ना, परियोजना इसमें लाई गई थी। तीसरा, ये राजस्थान से संयुक्त परियोजना है, ना कि हमारे मध्य प्रदेश से। बाण सागर परियोजना के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये कहाँ पे है, शहडोल में, शहडोल में है ना। तो ये कौन कौन सी परियोजना, ये यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश तो है, लेकिन ये बेतवा नदी पे नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा ये इसका, राजघाट, क्योंकि उसमें क्या क्या बोला है, अशोकनगर और ललितपुर, जो कि बेतवा नदी पे है। तो ये कौन सी परियोजना है, राजघाट ही सही हो जाएगा। ठीक है, देखो आज समझाना ज़्यादा पड़ रहा है और मैं सोच रही हूँ कि यदि आपको समझाती हूँ तो अगली बार आप गलती ना करें, है ना, और कैसे शब्दों को पकड़े क्वेश्चन में, ये है। ठीक है, छतरपुर जिले में पाया जाने वाला हीरा किस विकास खंड में अवस्थित है, तो ये किसी भी विकास खंड में अवस्थित नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अपन को क्या पकड़ना है, मझगवा, हिनौता और एक दो स्थान है, ये तो आने ही हैं, तो इनको पकड़ो। ठीक है, उल्टे सीधे चीज़ों को ध्यान में ना रखो, जो इम्पोर्टेंट है वही देखो। 28, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा जो है विभाग अलग से गठन किया गया था, तो ये 2010 में किया गया था। ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन क्या बनेगा, नवीनीकरण ऊर्जा जो है, नवीनीकरण जो हमारी नीति है मध्य प्रदेश द्वारा कब से स्टार्ट करी गई है, तो ये 2022। अभी 2025 की भी बहुत सारी नीतियाँ अभी जो है सरकार ने लागू कर दी हैं, तो आप उनको भी देखो। कहाँ से पढ़नी है आपको, एग्जाम पीडियर से। ठीक है, कुछ करेंट अफेयर की मैंने आपको PDF सेंड करी हुई है टेलीग्राम पे, यदि आप उससे जुड़ना है चाहेंगे तो आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे 29 क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख जो संसाधन क्या है, उसमें ये आपको ये देखना है कि सबसे अधिक साधन कौन से हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में अभी भी कुआं और ट्यूबवेल सबसे प्रथम स्थान पे है ना, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। पचमढ़ी में तापमान कम रहने का प्रमुख कारण क्या है। देखो हमने आज जो है ज्योग्राफी से बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, यदि आप पे ये क्वेश्चन ना बने तो समझ जाओ कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो। पहली बात, नदियाँ और झरने, नो। वनस्पतियाँ और नदियाँ, ये क्वेश्चन हो सकता है ना। कम जनसंख्या, ये कहीं से नहीं है, कम जनसंख्या। ऊंचाई अधिक है, देखो जब किसी पहाड़ पर्वत की ऊंचाई अधिक है और कोई बादल जैसे ही पानी लेके जाता है, तो जैसे ही ऊंचाई वो बढ़ता जाता है तो आर्द्रता उसमें आती जाती है। ठीक है, पानी की ज़्यादा वो है उसमें अधिकता होती जाती है ना। तो नमी को अपने साथ ये लेता जाता है और फिर एक छोर ऐसा आता है जब ये अपने पानी को छोड़ देता है। और वनस्पति जो हैं अधिक वर्षा के कारण वहाँ पे हैं, और वनस्पतियाँ भी बादलों को अट्रैक्ट करती हैं, ये चीज़ें आपको पता है ना। तभी हम कहते हैं पेड़ उगाओ, है ना, और तापमान को कम करने में भी सहायक होती हैं। तो पचमढ़ी में तापमान कम करते हैं, यही जो है उपयुक्त आंसर है इसका। 31 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा। देखो राज्यपाल पूछते हैं तो उसमें मुख्यमंत्री दे देते हैं, मुख्यमंत्री पूछते हैं तो उसमें राज्यपाल दे देते हैं। लालजी टंडन राज्यपाल थे, कुंवर महबूब अली ये भी थे, ये तो शायद जो है राष्ट्रपति शासन के समय भी थे। सरला ग्रेवाल ये भी थी, ये तो पहली महिला थी। कैलाश नाथ काटजू ये नहीं थी। ठीक है, ये सही हो जाएगा। 32 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। सत्यनारायण सिन्हा, राम नरेश यादव ये तो राज्यपाल थे। भगवती प्रसाद, भगवत दयाल शर्मा, तो ये सुंदरलाल पटवा जो है ये थे। इनके समय पे वो भी लगा हुआ था राष्ट्रपति शासन। मध्य प्रदेश में पंचायती राज्य जो व्यवस्था है किस स्तर की है, 3 स्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था है ना। कौन सा संविधान संशोधन था, 73वां था या 74वां था, 73वां था। ठीक है, सन 1992 में ये चीज़ आई थी और हमने जो है सबसे पहले पंचायती राज्य व्यवस्था का क्रियान्वयन किया था। देखो सबसे पहले तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था थी, लेकिन अधिनियम के थ्रू जब ये बोला गया राज्यों को कि आप करिए ही अनिवार्य रूप से, जब ये जोड़ दिया गया तो हमने सबसे पहले इसका क्रियान्वयन किया। तो उस हिसाब से मध्य प्रदेश पहले स्थान पे है। 3 स्थान पे है, एक ग्राम लेवल पे ग्राम पंचायत, फिर मंडल पंचायत या जनपद पंचायत, और फिर हाँ महापौर के शासन पे। ठीक है, जिलाओं के रूप में आ जाती है। फिर देखो
भगोरिया पर्व मध्य प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो ये झाबुआ, यहाँ पे अलीराजपुर भी हो जाता, तो दोनों ही हो जाते हैं। इसमें 3 प्रकार से भगोरिया नृत्य को बांटा गया है। होली के अवसर पे ये मनाया जाता है और इसमें विवाह वाली थीम भी जो है रखी जाती है। मतलब कि जैसे कोई लड़का लड़की को रंग लगाता है और वो यदि एक्सेप्ट कर लेती है तो ये समझ लो उनके विवाह हो गया, ठीक है, मान लिया उन्होंने। और इसमें क्या होता है, ये किस जनजाति का जो है भगोरिया पर्व है? तो भील जनजाति से रिलेटेड ये पर्व है ना। ये बहुत ही प्रमुख माना जाता है उनकी जनजातियों में। सेंसस से 2 क्वेश्चन आ गए हैं। 35 देख लेते हैं, ये ऊपर ही चला गया। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? डिंडोरी। ये बहुत अच्छे से याद रखना। अभी 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब 2011 में देखो, मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, इसमें क्या पूछा है? घनत्व पूछा है। जनसंख्या इसमें न्यूनतम पूछी है, नॉर्मल पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा? हरदा। सबसे कम जनसंख्या, घनत्व क्या हो जाता है कि 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग इतने बहुत करीब करीब रहते हैं, वो कहलाता है घनत्व, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या क्या ये है? हरदा, ठीक है। घनत्व एक अलग रहता है और जनसंख्या पूरे जिले की मानी जाती है। हाँ, स्किल पार्क आ जाए, ग्लोबल स्किल पार्क आ जाए या फिर संत शिरोमणि रविदास पार्क आ जाए, तो क्या आंसर लगाना है? भोपाल। ये क्वेश्चन हमें 3 से 4 बार देखने को मिला। आप ये समझ रहे हो इसके थ्रू कि कितने क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं, ठीक है। हाँ, आयुध निर्माणी क्या लिखा है? खमड़िया। इसी से पकड़ लो मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? तो ये हमारे जबलपुर में स्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक लगा। सौदा पत्रक मोबाइल ऐप जो है, देखो इसका जैसा नाम है उससे हमें समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि या तो वो उद्योग से, शिक्षा से संबंधित है, बट ये किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रख के चलना है इसको। हाँ, एक जिला एक उत्पाद में इंदौर का पूछा है, तो इंदौर में आलू है। मंदसौर और रतलाम में लहसुन है। रतलाम में सेब भी है, बट जो है लहसुन को बढ़ावा दिया जा रहा है ना। प्याज जो है हमारे खंडवा में है। बांस जो है बांस अभी तो उसका पता नहीं, याद नहीं आ रहा मेरे को, लेकिन इन तीनों का तो ये कंफर्म है, ठीक है। 41 देखेंगे, निम्नलिखित में से वर्ष 2023 में भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में कौन थे? अब्दुल फतेह अल सीसी। ये क्वेश्चन प्री में भी पूछा था शायद, तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट था उस समय। अभी कौन थे ये आपको याद रखना है ना। फिजी के थे या इंडोनेशिया के थे, कहाँ के थे, आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, वो पूछे जाएंगे। देखो PS25 परियोजना के तहत हम फ्रांस से क्या कर रहे हैं? PS75 परियोजना के तहत हम उससे संधि किए हुए हैं। वो कई प्रकार की पनडुब्बियाँ हमको जो है बना के देता है। तो पनडुब्बियाँ 2023 में नौसेना में कौन सी जो है, खंडेरी, कलवरी, ये सब शामिल हो चुकी हैं। तो बागी जो है ये इसमें शामिल हुई थी, ठीक है। 36 राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में संपन्न हुआ? गुजरात में। अभी कौन सा चल रहा है? 38 चल रहा है, 39 चल रहा है। पहले उत्तराखंड में हुआ था, फिर मेघालय में होगा। ये चीज़ें ध्यान में रख के चलो। उसकी थीम क्या थी? गौरैया थी कि क्या थी? ये भी चीज़ें ध्यान में रखो। और मध्य प्रदेश ने जैसे कोई गोल्ड मेडल जीता है, किस खिलाड़ी ने किस खेल से संबंधित गोल्ड मेडल जीता है, ये चीज़ें भी ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम देख लेंगे क्वेश्चन। फरवरी 2023 में सांस्कृतिक संस्कृति महोदय राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ये है मुंबई में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देश का पहला जो जियोलॉजिकल पार्क है, पार्क कौन सा? जियोलॉजिकल पार्क कहाँ पे है? लमेटा गांव। ये कहाँ पे है? जबलपुर में, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड भी क्वेश्चन है, ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। MPSC प्री शायद 2023 और 24 में भी ये चीज़ रिपीटेड थी, ठीक है। हाँ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 17वां जो है प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया गया था? ये तो अभी ठीक है, बट अभी कौन से जिले में आयोजित किया गया है, ये चीज़ें ध्यान में रखो। 17वां हमारे इंदौर में किया गया था, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था वैसे ये। हाँ, अब लिखा है यूनेस्को में विश्व विरासत शामिल नहीं है, ये सबको पता होगा। देखो मैंने एक ट्रिक बनाई है, खांसी भी किसी डॉक्टर को दिखाने जाते तो वो बोलता है और क्या क्या है, तो हम बताते हैं खांसी भी है।
खा से खजुराहो, फिर सी से सांची, फिर भी से भीमबेटका। ठीक है, इसमें 86, 89, 2003, ये 1900, ये 1900। पहले कब कौन हुआ था शामिल? खजुराहो 86 में, सी से मतलब सांची 89 में, और 2003 में भीमबेटका हुई थी शामिल। तो ये तीनों जब नाम आ जाएंगे तो कौन नहीं है? विदिशा का उदयगुरी गुफा। ठीक है, हाँ। अब देखेंगे निम्नलिखित में से किस खेल को मध्य प्रदेश के राज्य खेल के रूप में घोषित किया गया है? तो मलखम्ब को, है ना। आप ये बताओ किस सन में मलखम्ब को जो है राष्ट्रीय खेल जो है शामिल किया गया था या घोषित किया गया था। 49वां क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से बालिकाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति में सुधार के लिए मध्य प्रदेश सरकार की योजना कौन सी है? पहला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये शिक्षा से संबंधित है, स्वास्थ्य भी इंक्लूड करना है। गांव की बेटी बालिका शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना, ये भी हो सकती थी, बट जो लाडली लक्ष्मी योजना है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कब आई थी? शायद अप्रैल 2007 में आई थी। अभी उसका 2.0 नवंबर 2022 में आया हुआ है। आपको ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। खेत तालाब योजना के अंतर्गत, ये शायद 2007 का है योजना, है ना। तो खेत तालाब योजना के अंतर्गत किसानों को मिलने वाले अनुदान की अधिकतम सीमा क्या है? तो ये है 16,350। बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन है जो कि इसमें आया हुआ है, आप ध्यान से इसको पढ़िए। ठीक है, हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत डीपली पढ़ाया। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और है ना, और फिर हम देखेंगे नेक्स्ट सीरीज़ कल के लिए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू इतना जुड़ने के लिए।